बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए 11th क्लास की वीडियो लेकर आए हैं। वो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी नामक पुस्तक से है। बच्चों, मैं जैसा आपको नई वीडियो बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ कि CBSE ने इस बार घोषणा की है कि वो फर्स्ट टर्म में शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगा। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाने की कवर करने की कोशिश की है। अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर से संबंधित जितने भी शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे के सारे समझाने की कोशिश की है। और जब आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो अब वीडियो के बाद जब मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूंगा, वो आप आसानी से कर पाएंगे और उनका आंसर सही से आप खुद दे पाएंगे। बच्चों, इससे संबंधित मैं आपसे बता दूं, CBSE 6 नंबर इस चैप्टर से पूछेगा और 6 के 6 नंबर शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ही होंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, ए मार्शल आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव रखने वाले में से एक हैं। इनके अनुसार अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव क्रियाओं का अध्ययन है। यानी कि अर्थशास्त्र क्या है? जीवन का जो हमारी साधारण क्रियाएं हैं, जो हमारे काम हैं, उनमें हमारा जो लेन देन है, बिजनेस है, उसकी क्रिया है, यानी उसके काम की स्टडी अर्थशास्त्र है। बच्चों, इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। बच्चों, मैं आपसे बता दूं, अर्थशास्त्र के पिता किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। अगला पॉइंट है बच्चों, उपभोक्ता। यह वह व्यक्ति है जो अपनी निजी या परिवार की या उनमें से किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु खरीदता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता या अपने परिवार की आवश्यकता के लिए या किसी और की आवश्यकता के लिए वस्तु को खरीदता है तो उसे उपभोक्ता कहते हैं या उसका इस्तेमाल करता है। यूँ कह सकते हैं, कंज्यूमर किसे कहते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तु का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है विक्रेता यानी सेलर। लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं को बेचने वाले को विक्रेता कहते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जो लाभ कमाने के उद्देश्य से अपनी चीज़ों को बेचता है उसे हम विक्रेता कहते हैं, यानी सेलर कहते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों उत्पादक, प्रोड्यूसर। वस्तुओं का उत्पादन करने वाले को उत्पादक कहते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जो लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का निर्माण करता है या वस्तु बनाता है, उत्पादक कहलाता है। इसे ऐसे समझिएगा जैसा मैं एक बिस्किट की फैक्ट्री लगा लेता हूँ बिस्किट बनाने के लिए, तो मैं उत्पादक हूँ। सेवाओं का स्वामी। मजदूरी का वेतन के बदले में काम करवाने वाले को सेवा का स्वामी कहते हैं। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, इसे आप ऐसे समझिए जैसे मेरी एक फैक्ट्री है और मैं लोगों से काम करवाता हूँ तो मैं सेवा का स्वामी हूँ, सेवाओं का स्वामी हूँ, क्योंकि मैं उनकी मजदूरी के बदले में उन्हें वेतन दूंगा। अगला पॉइंट है सेवा प्रदान करता यानी सर्विस प्रोवाइडर। भुगतान के बदले में सेवा देने वाले को सेवा प्रदान करता कहते हैं। यानी कि भुगतान मतलब मैं पैसे दूंगा और वो मुझे सेवा देंगे। जैसे डॉक्टर है, वकील है, हम मजदूर हो सकता है, तो इन्हें कहेंगे सेवा प्रदान करता। ऊपर था सेवाओं का स्वामी, जैसा फैक्ट्री का मालिक है, कंपनी का मालिक है, कोई बड़ा दुकानदार है, उसने क्या काम किया, अपने यहाँ एक लड़का रख लिया तो वो मजदूरी पे उसे वेतन मिलता है, तो वो कौन हुआ? दुकानदार कौन हुआ? सेवाओं का स्वामी। और सेवा प्रदान करता कौन हुआ? उसकी दुकान पर काम करने वाला व्यक्ति। आर्थिक क्रियाएं, वे क्रियाएं हैं जो मौद्रिक लाभ के लिए की जाती हैं। यानी ऐसी क्रियाएं जो मौद्रिक लाभ के लिए की जाती हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक क्रियाएं ही जीवन का साधारण व्यवसाय हैं। बच्चों, इसे आर्थिक क्रियाओं को आप कुछ इस तरीके से समझेंगे भाई, जैसा मेरी मम्मी हैं, हम लोगों के लिए खाना बनाती हैं, हमारे कपड़े धोती हैं, तो ये अनार्थिक क्रिया, इससे उन्हें कोई पैसा थोड़े मिलता है। लेकिन अगर किसी वजह से वो किसी स्कूल में जाकर टीचिंग करती हैं, वहाँ से जो पैसा मिलता है वो आर्थिक क्रिया है ना। या हमारी मम्मी ही किसी और के यहाँ पर खाना बनाए और उसके बदले में उन्हें पैसा मिले तो उसे हम बच्चों आर्थिक क्रिया के नाम से जानते हैं, या पैसा मिले उसको आर्थिक क्रिया। आवश्यकता की प्रकृति, आवश्यकताएं असीमित हैं और ये बार बार उत्पन्न होती हैं। बच्चों, अर्थशास्त्र का जन्म ही
आवश्यकताओं के असीमित होने से हुआ है। देखिएगा, हमारी नीड्स बेशुमार हैं। जिसके पास साइकिल है उसे कार की तमन्ना है, जिसके पास स्कूटर है उसे जो है कार की तमन्ना है, या जिसके पास साइकिल है उसे बाइक की तलाश है, जिसके पास पक्का मकान है उसे कोठी की तलाश है। तो इसका मतलब आवश्यकताएं हमारी असीमित हैं। और साधनों की प्रकृति, देखो ये तो हमारी आवश्यकता होगी, हमारी नेचर होगी, नेचर ऑफ नीड्स। अब जो साधन है वो हैं कैसे बच्चों? साधन सीमित हैं और उनका भी वैकल्पिक प्रयोग है, यानी अल्टरनेटिव यूज़ है। साधन सीमित कैसे हैं बच्चों? ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सीमित हैं। जैसे जो ज़मीन है वो सीमित है। अब वैकल्पिक प्रयोग क्या है? जैसे मेरे पास 10 बीघे ज़मीन है, अब मैं उसमें या तो सारे के सारे में गेहूँ बो दूँ, या सारे के सारे में सरसों बो दूँ, या कुछ में सरसों बो दूँ, कुछ में गेहूँ बो दूँ। तो साधनों की प्रकृति कैसी है? साधन सीमित है, साथ ही उनका वैकल्पिक प्रयोग भी है। अगला पॉइंट है बच्चों, आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने के कारण क्या हैं? बच्चों मैं बता चुका कि आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने के 2 कारण हैं। एक तो हमारी असीमित आवश्यकताएं, और दूसरा उनकी पूर्ति के साधनों का सीमित होना, यानी कि जो पूर्ति करने वाले साधन हैं वो सीमित हैं और उनका वैकल्पिक प्रयोग है। अर्थव्यवस्था की मुख्य आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? बच्चों किसी भी अर्थव्यवस्था की 3 मुख्य आर्थिक क्रियाएं हैं। पहला उपभोग, दूसरा उत्पादन, तीसरा वितरण। उपभोग, उत्पादन, वितरण। अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किसी वस्तु का प्रयोग करना उपभोग कहलाता है। ठीक है, उपभोग किसे कहते हैं? आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी वस्तु का इस्तेमाल करना उपभोग कहलाता। उत्पादन, उत्पादन से तात्पर्य है वस्तुओं के निर्माण से है, चीज़ों के बनाने से है। और दूसरे शब्दों में कहूँ, किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना उत्पादन है। वस्तु के मूल्य में वृद्धि करने से मतलब आप समझेंगे कैसे? भाई मेरे पास जो है लकड़ी है और मैंने लकड़ी से उसका जो है कुर्सी बना दी, तो लकड़ी के मूल्य में वृद्धि की, तो ये क्या हुआ? उत्पादन हुआ। आटा था, उसकी रोटी बना के बेचनी शुरू कर दी, तो उस आटे के मूल्य में वृद्धि की, इसका मतलब ये क्या हुआ? उत्पादन। तो 2 शब्दों में हम कह सकते हैं वस्तुओं का निर्माण करना या वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करना उत्पादन कहलाता है। अगला है बच्चों वितरण। देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त कुल आय को मजदूरी, वेतन, लाभ के रूप में बांटने को वितरण कहते हैं। बच्चों किसी भी देश के अंदर कोई भी चीज़ उत्पन्न होती है, इन्हें उत्पन्न करने वाले 4 लोग होते हैं जिन्हें हम उत्पादन के उपादान कहते हैं। पहला भूमि का स्वामी, पूंजी का स्वामी, है ना, श्रम का स्वामी और लाभ का स्वामी, यूँ कह सकते हैं। यानी भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी, यानी ज़मीन, पैसा, मजदूरी और लाभ। अब देखो ज़मीन को क्या मिलता है? ज़मीन को मिलता है लगान। लगान कैसे मिलेगा? जैसा हमारी ज़मीन है, ज़मीन हमने रेंट पे दी, तो हम इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि इस ज़मीन से जो मिलने वाला पैसा है वो हमारे काम आएगा। फिर मजदूरी करने जाएंगे तो मज़दूर जाएगा, तो मज़दूर को मजदूरी मिलेगी वेतन के रूप में। जिसने इस पे रिस्क लिया है काम करने का, फैक्ट्री लगाने का, उसे लाभ मिलेगा। और बच्चों जो पैसा लगाया उस पैसे पर उसे मिलेगा ब्याज। तो उत्पादन के उपादान है भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी, इंटरप्रेंटेनशिप। आंकड़े संख्या के रूप में आर्थिक तथ्य आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़े क्या है? संख्या के रूप में आर्थिक तथ्य जो होते हैं वो आंकड़े कहलाते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर ने अपने कैरियर में 10,000 रन बनाए, तो 10,000 रन बनाए नहीं, जब हम कहेंगे कि 400 कुछ मैचों में सचिन तेंदुलकर ने दुनिया में सबसे ज़्यादा रन बनाए, यानी 40,000 रन बनाए हैं या 100 सेंचुरी लगाई हैं, तो इन्हें हम बच्चों आंकड़ा कहेंगे, डेटा कहेंगे। सांख्यिकी, सांख्यिकी की परिभाषा को 2 रूपों में व्यक्त किया जाता है, एक वचन सांख्यिकी और बहुवचन सांख्यिकी। बहुवचन सांख्यिकी की क्या होती है? बहुवचन सांख्यिकी अंकों में व्यक्त तथ्यों से है। जब हम अंकों को तथ्यों में व्यक्त करते हैं तो उसे बहुवचन सांख्यिकी कहते हैं, जो व्यवस्थित रूप से एकत्रित किए जाते हैं, यानी कि प्लान के साथ इकट्ठे किए जाते हैं, बहुवचन सांख्यिकी कहलाते हैं। और बच्चों बहुवचन सांख्यिकी का अर्थ क्या है? यूँ कह सकते हैं बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ है आंकड़े। बहुवचन सांख्यिकी की मुख्य विशेषताएं बच्चों इसकी 4। पहली विशेषता है सांख्यिकी तथ्यों का समूह है। दूसरा,
संख्याओं में व्यक्त होती है। तीसरा, आंकड़े अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। डी, यथोचित शुद्धता के अनुसार गणना और अनुमान करना, इसकी विशेषता है। आंकड़े सुव्यवस्थित ढंग से एकत्रित किए जाने चाहिए। अगर आंकड़ों का सही प्रकार से इस्तेमाल करना है तो उन्हें सही तरीके से इकट्ठा करना होगा। अगर हम उन्हें सही तरीके से इकट्ठा नहीं करेंगे तो वो सही प्रकार से व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे और उनका गलत भी प्रयोग हो सकता है। आंकड़े पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाने चाहिए। अगर हमें पता नहीं होगा तो हम किस उद्देश्य से के लिए आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं तो उन आंकड़ों में गलती होने के चांस ज़्यादा होंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब भी कभी आंकड़े एकत्रित किए जाएं तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेनी चाहिए। अगला पॉइंट है, आंकड़े परस्पर तुलना योग्य होने चाहिए। यानी कि जब हम आंकड़े देखें और आंकड़े बनाएं तो वो तुलनात्मक होने चाहिए। अगर आंकड़े तुलनात्मक नहीं है तो आंकड़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक वचन सांख्यिकी। एक वचन सांख्यिकी में सांख्यिकी की वे विधियां जो आंकड़ों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वाचन से संबंधित हैं। बच्चों, एक वचन सांख्यिकी में क्या होता है? आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनको प्रस्तुत करना, उनका विश्लेषण करना और उनसे निष्कर्ष निकालना यानी डिसीजन निकालना, ये एक वचन सांख्यिकी के अंतर्गत होता है। एक वचन सांख्यिकी के जो 4 मेन फैक्ट हैं जहाँ पर एक वचन सांख्यिकी काम करती है, उसमें आंकड़ों का संकलन, आंकड़े इकट्ठा करना। बी, आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण करना यानी कि उन्हें सजा संवार के रखना। सी यानी तीसरा, आंकड़ों को प्रस्तुत करना यानी प्रेजेंट करना, फिर उनका विश्लेषण करना। अब बच्चों, सांख्यिकी का महत्व क्या है? किसी भी चीज़ का महत्व नहीं होगा तो उसका अध्ययन भी नहीं होगा। पहला है, सामान्य व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि करता है। जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें आसानी से पता चल जाता है सांख्यिकी से चार्ट दिखाकर कि वो क्या है। दूसरा, व्यवसाय के लाभ के लिए, लोग अपने व्यवसाय के लाभ के लिए भी सांख्यिकी का इस्तेमाल करते हैं। अगला पॉइंट है, इसमें खुदरा व्यापारी की बाजार की स्थिति को पूरा ज्ञान होता है। यानी कि जब अगर किसी वजह से जो खुदरा व्यापारी होते हैं, खुदरा व्यापारी कौन होते हैं? खुदरा व्यापारी वे लोग होते हैं जो रिटेल में सामान बेचते हैं, तो उन्हें मार्केट की स्थिति का पता चलता रहता है। इसमें आर्थिक नीति का निर्माण करने में सहायता मिलती है। यानी हमें आगे क्या प्लान करना है, सांख्यिकी से हमें आसानी से पता चल जाता है। अर्थशास्त्र को उचित मार्गदर्शन में सहायता मिलती है। बच्चों, अर्थशास्त्र में इसका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि इससे है ना अर्थशास्त्र में सही रास्ता मिलता है। बैंकों की साख नीति के निर्माण में सहायक। बच्चों, बैंकों के लिए भी सांख्यिकी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से बैंक अपनी शाख का निर्माण करते हैं। उन्हें पता चलता है कि पिछले साल का जो डेटा है वो क्या बताता है और आने वाले साल में डेटा किस प्रकार का रहेगा, इस बारे में जानकारी मिल जाती है। बीमा कंपनियों को भी दरें निर्धारित करने में सहायक है। जो बीमा कंपनी है वो किस रेट पर लोगों को ब्याज दें, किस तरीके से वो बीमा करें, उस सबको नीति बनाने में भी लाभ मिलता है। अगला है, उचित नीति निर्माण में प्रशासक लाभप्रद है। यानी कि सरकार जो नीति बनावेगी उसमें भी सांख्यिकी बहुत ही फायदेमंद होती है और सरकार की नीतियों से नीति के निर्धारण में सांख्यिकी अहम रोल निभाती है। अगला फैक्ट है, वित्त मंत्री को बजट बनाने में सहायक है। वित्त मंत्री के लिए ये फ़ायदा है कि उसे पता चल जाता है कि बजट में क्या क्या देना है, क्या क्या नहीं देना, पिछले साल के बजट में क्या क्या था, ये सारा का सारा ये कर सकता है। सांख्यिकी के कार्य। बच्चों, पहला कार्य है जटिल तथ्यों को सरल बनाना। सांख्यिकी का पहला काम क्या है? जो मुश्किल बातें हैं उन्हें आसानी से समझाना। दूसरा, व्यक्तिगत ज्ञान में वृद्धि करना। जो लोगों की पर्सनल नॉलेज है उसको इम्प्रूव करना। तीसरा है तथ्यों को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करना, कंपैरिजन तरीके से इस्तेमाल करना। चौथा है पूर्वानुमान में सहायता करना, यानी कि आने वाले समय में क्या होगा, पिछले सालों के वर्षा के रिकॉर्ड से, गर्मी के रिकॉर्ड से, मौसम के रिकॉर्ड से हम आने वाले टाइम का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी, या बारिश इस साल कितनी होगी। नीति निर्धारण करने में योगदान देता है। और अगर हमें पता चल गया कि इस इलाके में ज़्यादा बारिश होगी तो उसी हिसाब से हम काम करेंगे, कम बारिश होगी तो उसी हिसाब से वो करेंगे, नीति बनाएंगे। तथ्यों के संख्या के रूप में प्रस्तुतिकरण। और बच्चों, सांख्यिकी को संख्या को तथ्यों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और तथ्य कैसे होते हैं कि भाई इस इलाके में जो है लोग 7 नंबर का चप्पल पहनते हैं, कुछ लोग 8 नंबर का पहनते हैं, ज़्यादातर लोग जो है 9 नंबर का चप्पल पहनते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जूता बनाने वाली कंपनियां 9 नंबर का ही जूता बनाएंगी। आयोजन तथा सांख्यिकी, यानी कि प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स।
समयांकों के बिना आर्थिक आयोजन पतवार या दिक्सूचक यंत्र के बिना जहाज की तरीके से है। अगर किसी वजह से बच्चों प्लान ना हो, आर्थिक आयोजन ना हो या आर्थिक नियोजन ना हो, तो ये ऐसा होगा कि समुद्र के अंदर जहाज़ हो और उसमें ना तो पतवार हो जिससे उसे चलाया जा सके, है ना, और ना दिशासूचक यंत्र हो, दिशा सूचक यंत्र जिससे पता चल सके कि जहाज़ को जाना किस साइड में है। तो इसलिए आयोजन जब ही कामयाब होगा जब समंक होंगे, यानी सांख्यिकी उसमें अपना अहम रोल निभाएगी। हमें जब भी तो पता चलेगा कि भाई इस इलाके में इतने रुपए की दुकानदारी है और तो हम इसमें इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। भाई किसी मोहल्ले में हमें दुकान खरीदनी है, हम देखते हैं कि भाई 10,000 रुपये महीने की दुकान है, तो 300 रुपये से ज़्यादा तो पर डे का हमें किराया देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि उससे जो है 10,000 रुपये से ज़्यादा की आमदनी हो। जैसा प्राथमिकताएं देखो, कुछ काम हमें करने ज़रूरी हैं, कुछ को हम डिले कर सकते हैं। तो आयोजन में सांख्यिकी हमें बताती है कि किन्हें हम करें और किन्हें बाद के लिए डिले करें। फिर है समन्वय, उनको मिलाना, एक साथ कर देना। फिर है उत्पादन को बच्चों आप सबको मैं बता चुका, वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना उत्पादन कहलाता है, और उत्पादक अपने लाभ के लिए उत्पादन करता है। फिर है तुलना करना, हमें पता है कि अगर हम आंकड़ों की तुलना करेंगे, आंकड़ों की तुलना करने के बाद ही हम सही डिसीजन ले पाएंगे। भाई सपोज़ करो मुझे एक दुकान ही करनी है, तो दुकान को मैं सही जगह खोलूँगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा, और कंपैरिजन करके ही मुझे पता चलेगा। मूल्यांकन के लिए आंकड़ों की आवश्यकता होती है। और अब बताए इन सब चीज़ों का जो मूल्यांकन करेंगे वो हम आंकड़ों से करेंगे। हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि किस इलाकों में किस रेंज जो सांख्यिकी की अविश्वसनीयता, यानी कि सांख्यिकी पर लोग यकीन क्यों कम करते हैं। बच्चों सांख्यिकी अविश्वसनीयताओं से परिपूर्ण है, इसमें बहुत सारी अविश्वसनीयताएं हैं, यानी कि भ्रम है, इसमें कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। ये झूठ का इंद्रधनुष है, परंतु सांख्यिकी स्वयं दोषपूर्ण नहीं है, ये केवल साधन मात्र और इसका उचित उपयोग किया जाना चाहिए। बच्चों मैं आपसे बता दूं, सांख्यिकी अपने आप में कुछ भी नहीं है, उसे जैसे पेश किया जाएगा वैसे ही ये कार्य करेगी। जैसे हमारे देश की जीडीपी वर्तमान में माइनस में चल रही है, तो ऐसे में अभी सरकार ने एक आंकड़ा पेश किया है, तो उस आंकड़े में सरकार ने बताया है कि जीडीपी ने 24% की ग्रोथ की है। तो 24% की ग्रोथ की है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि सांख्यिकी ने मान लो जीडीपी ने रिकॉर्ड वृद्धि की है। अब पता चला कि रिकॉर्ड वृद्धि करके भी वो प्लस में नहीं आई, माइनस में 4 थी। 24% या 25% वृद्धि की तो अभी भी माइनस में 3% है ना। तो इस तरीके से आंकड़ों को अब अखबार जो देंगे, मीडिया जो दे रही, अरे भाई वाह देश बहुत विकास कर रहा है, आंकड़े बहुत आगे जा रहे हैं, तो ऐसे में सब इसी बात को ध्यान रखेंगे और इसी बात को जानेंगे। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं। पहला, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन ना करना। भाई सांख्यिकी की कुछ सीमाएं हैं, वो है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करता। व्यक्तिगत इकाइयों का मतलब अगर कहें कि एक मैच में इतने रन बनाए, 2 मैच में इतने रन बनाए, तो उसका अध्ययन नहीं करता। केवल संख्यात्मक मात्र होना, यानी कि सिर्फ इसमें संख्याओं का आंकड़े होते हैं और उन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। दूसरा, गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन करना। इसमें गुणात्मक तथ्य जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, ये भी इसकी एक सीमा है। केवल औसत रूप से ही ठीक होते हैं। अब देखो हर साल जो सरकार आंकड़ा पेश करती है कि इस साल मानसून ऐसा रहेगा, पता चलता है जिस साल अच्छे की घोषणा होती है उस साल मानसून खराब निकलता है, और जिस साल खराब होती है तो उस साल जो है नॉर्मल रह जाता है। तो इसके जो आंकड़े हैं वो औसत रूप से ही ठीक होते हैं, पूर्ण रूप से ठीक नहीं होते। केवल साधन मात्र है, ये एक केवल साधन मात्र है जिससे लोग जो है योजना बना लें। भाई सपोज करो मैंने एक दुकान बनाने की कोशिश की, और मैं अपने इलाके में कोशिश करता हूँ कि हरकेश नगर, सरिता विहार, आपका नेहरू प्लेस, इन इलाकों में दुकान खोलने की सोचता हूँ। मैंने यहाँ पर आंकड़े लिए, मैंने देखा कि भाई नेहरू प्लेस में तो बहुत अच्छी दुकान चलती है, मन लोगों की तो बहुत अच्छी आमदनी है, लेकिन मेरी वहाँ पर ना चली। तो ये तो केवल साधन मात्र है, केवल रास्ता बताया कि भाई वहाँ अच्छी दुकान चलती है। अब उसके बाद मुझे वहाँ सर्वे करना है कि किस चीज़ की दुकान अच्छी चलती है। पता चला कि वो तो मार्केट कंप्यूटर की है, और मैंने देखा यार वहाँ तो लोग लाखों लाखों रुपए कमाते हैं। अब मेरे पे तो कंप्यूटर का काम भी नहीं आता। तो ये तो केवल साधन है। उसने बताया कि भाई यहाँ कंप्यूटर का दुरुपयोग करने की संभावनाएं है। दुरुपयोग कैसे हो सकता है, हम किसी को भी भ्रमित कर सकते हैं। भाई तू नेहरू प्लेस में दुकान कर ले, वहाँ तो भाई आदमी बहुत माल है,
वहाँ तो बहुत ज़्यादा आमदनी हैगी, तो वो सोचेगा हाँ यार बढ़िया तो कह रहा, और जाके देखेगा तो दुकानों पे भी भीड़ दिखेगी, क्राउड भी दिखेगा। अब उसे ये नहीं पता कि दुकान कहाँ है कि खोल ले। ठीक है, केवल योग्य व्यक्ति द्वारा ही प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि जो विशेषज्ञ लोग हैं वही इसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो इसका सही इस्तेमाल करेंगे, और जब वो सही इस्तेमाल करेंगे तो उससे सही लाभ उठाएंगे। एक रूपता और सजातीयता की आवश्यक रूप होना, यानी कि जब आंकड़े इकट्ठे किए जाएं तो उनमें एक रूपता होनी चाहिए, यानी एक जैसे होने चाहिए। सजातीयता मतलब एक ही तरह के, जैसे मतलब चप्पलों के आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, जूते कंपनियों के आंकड़े कर रहे हैं इकट्ठा, तो सब जूता कंपनियों के आंकड़े होने चाहिए। ये नहीं कि जूता कंपनियों के साथ साथ गेहूं के आंकड़ों को इकट्ठा कर दिया जाए। गेहूं अलग चीज़ है, जूते अलग चीज़ हैं। हाँ, सर्वे हो सकता है कपड़ों का और जूतों का, कि भाई किस तरह के कपड़े पर किस तरह के जूते। अब चलन में जैसा जीन्स और टी शर्ट है, तो जीन्स टी शर्ट के साथ जो है बूट नहीं चलते, बल्कि कैसे जूते चलते हैं, स्पोर्ट्स वियर चलते हैं। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर की जो बची हुई चीज़ें हैं, यानी कि शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।